आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। ऊधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका लगातार सता रही है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। इसको लेकर खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने रुद्रपुर में बने स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगा दी है। हम लोग खटीमा से हैं। मेरा नाम रोहित शर्मा है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं। कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से हम यहीं हैं। कारण ये है कि ये जो हमारी मशीनें हैं ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो। इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। हम हैं 6 लोग हैं और बाकी अभी और आने वाले हैं लोग, और यहीं के लोकल के भी 4 लोग हैं जो कि ऊपर वाली तरफ से निगरानी बनाए हुए हैं वहाँ से। सर, इसका कारण यही है कि हमें बिल्कुल हमारा ना जो हम चुनाव के दौरान देखते गए आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन होता रहा, तो हमारा मतलब प्रशासन या किसी भी चीज़ से मतलब विश्वास उठ चुका है और हमें खुद यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक दल अब आगे के मंथन में जुटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने संगठन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी समीक्षा के साथ साथ अपनी सफलता और विफलता का आकलन करेंगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस अब इस बात पर विचार विमर्श करेगी कि वो किन किन जगहों पर मजबूत रही और कहां कहां अभी और मजबूत होने की जरूरत है। उत्तराखंड बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि वहीं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। उन्हें ना अपने चेहरे पर और ना अपने कामों पर विश्वास था और अब जनता को विपक्ष और बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना ही कोई जनाधार नहीं है। कमाल हो गया। यहाँ उत्तराखंड में तो चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है उत्तराखंड के भाजपा के लोगों को, और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश में जानता कौन है, पहचानता कौन है, आपके चेहरे के पर वोट कौन देने वाला है उत्तर प्रदेश में? या फिर आपने ऐसे ही कोई सत्कार्य किए होते, यहाँ उत्तराखंड के अंदर कोई मील के पत्थर साबित किए होते जहाँ आपको वोट मिलता, यहाँ आप निठल्ले साबित हुए, निष्क्रिय साबित हुए, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझा है क्या आपने कि यहाँ आप मोदी के नाम का, और आप ही नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं, धन सिंह रावत मंत्री अपने वहां ये कहते हुए देखे गए विधानसभा क्षेत्र में कि मोदी जी को वोट दो, कमल के फूल को वोट दो। यानी कि अपने चेहरे पर और अपने कामों पर अगर काबीना मंत्रियों को भरोसा नहीं है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जाकर ये 70-80 लोग करेंगे क्या? घुइयां छिलेंगे या मूंगफली छिलेंगे? इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ है भी नहीं। देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहां की 400 से अधिक सीटें हैं, और वहां अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उत्तराखंड में भी सुनी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी सुनी जाती है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आगामी 10 तारीख को घोषित होने जा रहे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव रामबाबू मिश्रा ने प्रदेश में जीत का दावा किया है और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, इसका भी भरोसा दिलाया है। आगामी 10 मार्च को कांग्रेस को तकरीबन 48-50 सीटों पर विजय मिलेगी। इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के लिए बहुत कष्ट वाले रहे।
कांग्रेस की सरकार बन रही है और करीब जो है 48 से 50 सीट तक कांग्रेस की जीत तय है। दूसरा हरीश रावत कम से कम 15 से 20,000 वोट से जीत होगी और दोबारा हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे जो अधूरे काम पड़े हैं जो कि भाजपा सरकार नहीं कर पाई, चाहे भूमि मलकाना हो, चाहे बाईपास हो, चाहे बिंदु खत्ता का राजस्व गांव हो और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, जू और जितने कार्य रुके हुए, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बनेंगे बहुत तेज़ी से विकास कार्य होंगे और लाल कुआं का तो जो विधानसभा है उसमें चारों तरफ विकास कार्य एक तरफ छिड़ जाएंगे और बहुत तेज़ी से जोर पकड़ेंगे। तो मनगढ़ंत बातें कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या होता। तो क्या बनेगी इस बार कांग्रेस इस बार जो 2022 में सरकार बनने जा रहे हैं उत्तराखंड, वो कांग्रेस की बनेगी। खबर देहरादून से है, जहां डाक मतों में धांधली के कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस असहज और घबराई हुई है, इसलिए अपनी खराब स्थिति को देखते हुए अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम तो कभी डाक मत तो कभी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप कांग्रेस की हताशा को दर्शाते हैं। कांग्रेस इस समय भ्रम की स्थिति से गुजर रही है। कांग्रेस को अपनी हार का अंदेशा हो चुका है और इसीलिए उसके नेता मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस में अभी से स्यापा शुरू हो गया है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनाव के बाद केवल अपनी हार के बहाने ढूंढने हैं, ईवीएम पर आरोप लगाने हैं और अब नए नए बहाने ढूंढकर नए नए तरीके से वो व्यवस्थाओं में खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने केवल और केवल हमेशा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम किया है और हार के बहाने ढूंढते हुए इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने का काम किया है। 14 फरवरी को विधानसभा मतदान के बाद प्रत्याशी हार जीत के गुणाभाग के आंकड़ों के जोड़तोड़ में लगे हुए हैं। वहीं नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया। कहा कि नरेंद्रनगर विधानसभा से उनकी जीत पक्की है, प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार बना रही है और विकास कार्यों को गति मिलने वाली है। से हम लोग जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही थी और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। हम लोग लगातार अपने सारे लोग जो हमारे रात दिन मेहनत कर रहे थे, रात दिन गांव-गांव जाके जो है वोटर्स को जो है कन्विंस कर रहे थे, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद लेकर हम लोग निश्चित रूप से इस विधानसभा में जो है परचम लहराने वाले हैं। असल में वो जनता की नब्ज को नहीं जानते, उन्हें सिर्फ अपना दारू जो उन्होंने बंटवाई, जो पैसा बंटवाया, जो साड़ी जैकेट्स जो उन्होंने जो बंटवाई, उनको वो उस भरोसे को लेकर कह रहे हैं कि कोई साड़ी लेके वोट दे देगा, दारू पी के वोट दे देगा, पैसा लेके वोट देगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है ये पैसा सब उन्हीं का था, जो उनके विकास कार्यों में लगना था वो सिर्फ इनके चंद चमचों ने और वो जो उनके ठेकेदार थे, सिर्फ वो लोग और उनके भरोसे को लेकर वो बोल रहे हैं कि जो इन्होंने जो है पैसा बांटा तो पैसे से वोट आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता जो है बहुत दुखी थी और वो इन चमचों से निजात पाना चाह रही थी और वो उन्होंने करके दिखा दिया। अपने वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाने का जो है काम पब्लिक ने किया। देहरादून में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन परियोजना में भ्रष्टाचार के चलते कार्य नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता को काफी परेशानी हो रही है।
स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3-3.5-4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की सामूहिक हत्या की आंच अब लालकुआं तक पहुंच चुकी है। इसके चलते यहां तहसील परिसर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रकार सामूहिक हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और सभी अपराधियों को तत्काल फांसी दी जाए। कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे भी इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उसमें दिया है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रव्यापी जो भी आंदोलन होंगे उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। उसकी जिम्मेवारी पूरी शासन प्रशासन सरकार की होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठन सभी एक संस्कारित संगठन हैं और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को किसी भी मंच पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मॉब लिंचिंग और किसी प्रकार की हत्या, अराजकता और इस प्रकार की विध्वंसकारी जो घटनाएं घटती हैं, विकृत मानसिकता के लोग इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन हम सभी संगठनों ने सौंपा है, जिसमें हम सभी लोग कटिबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी यदि कोई आंदोलन छेड़ने की बात कही जाएगी तो हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। चंपावत के टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां शादी समारोह से लौट रही वाहन अनियंत्रित होकर 500 मीटर खाई में जा गिरी। वाहन चालक समेत 16 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं, इनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से बात कर दुर्घटना की पूरी जानकारी ली और मृतकों और घायलों को नियमानुसार सहायता देने का आश्वासन दिया है। ये 10 से 3 बजे के बीच किसी भी समय बता सकते हैं, एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो हमें सूचना मिली है वो 3 बजे प्राप्त हुई है और कुछ लोगों का कहना ये है कि घटना 10 बजे के आसपास हुई है, कुछ लोगों का कहना ये है कि घटना 12 बजे के आसपास हुई है। इसमें 16 लोग सवार थे, 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल भिजवाया जा चुका है। बाकी 14 लोगों में से 12 बॉडियाँ रिकवर की जा चुकी हैं, 2 बॉडी अभी नीचे हैं, उनका रेस्क्यू अभी चल रहा है। चंपावत के टनकपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट किया है और कहा कि चंपावत में सड़क दुर्घटना में देर रात एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 14 लोगों की आकस्मिक मृत्यु का हृदय विदारक समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। मैं मृतकों के परिजनों तक अपनी शोक संवेदनाएं संप्रेषित करता हूं। कोटद्वार में सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 घायल हुए हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं।
दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनकी पीआई भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी तो सीधे पीएम हाउस ले गए हो। तो जब तक उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती तब तक अभी हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कौन कौन लोग मरे। काशीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अभियान चलाकर नशे के इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को चेकिंग के दौरान नशीले इंजेक्शनों की खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश से लगातार उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की सप्लाई बड़ी मात्रा में हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने यह बड़ा अभियान चलाया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी लंबे समय से कारोबार कर रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृत मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार दिल्ली सहित पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। देश भर के जिन 75 जगहों को चुना गया, उनमें से गुरुकुल कांगड़ी भी एक है। आज विज्ञानम सर्वत्र पूज्यते इस विषय पर गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में 22 से लेकर के 28 फरवरी तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूँकि गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं में विज्ञान के प्रति और हमारी जितनी भी ज्ञान परंपरा है उसके प्रति सर्वत्र और हमेशा सजग रहा है, उसी भाव को लेकर, उसी दृष्टि को लेकर आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थाओं से और विभिन्न स्थानों से साइंटिस्ट पधारे हैं। ये 5-6 दिन तक अपने विज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे और जितने भी इशू हो सकते हैं आगे बढ़ने की हर फील्ड में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, जिसे भी फील्ड हो सकते हैं उन सब में खुल करके यहाँ पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ इससे देश के लिए एक रास्ता, विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे युवा साथी हैं, युवा साइंटिस्ट हैं, उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा। ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार अचानक खाई में जा गिरी और वहीं हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं टिहरी में अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी और सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। वहीं हादसे में 2 की जान चली गई है। लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
तो ये टिहरी की तस्वीरें हैं जहां पर हादसे में 2 की जान जा चुकी है, 2 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।